वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान मूल रूप से एक गणतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया है। भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया या प्रभावी हुआ। यह दिन 26 जनवरी भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी के दिन भारत ने अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अपने भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसमें हम भारत के संविधान सभा के बारे में संक्षिप्त परिचय इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद संविधान की हिस्ट्री और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1949 को, और जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर करते हुए। तो हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1900 चुनाव में चुनाव हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई। इसके तत्काल दो हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में बंट गए। आफ्टर 1946 में भारत और पाकिस्तान दो देश बने। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया, और इसी दिन की याद में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान के संक्षिप्त परिचय देखते हुए, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये 25 भागों में विभाजित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो भारत का संविधान 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के लिए संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित। मतलब जब ये बन के तैयार हुआ उस समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे और केवल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों और अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका के संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान में धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद के परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन
जिन्हें राज्यों के राज्यसभा तथा लोगों के सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। मतलब हमारा जो संविधान है वो भारत के संसद परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यों के परिषद राज्यसभा और लोगों के सदन लोकसभा के नाम से जाना जाएगा और उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और उसे सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री कार्य करेगा उसके स्थान पर और सारी सूचनाएं राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादन करेगा और इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मतलब जो पूरा कार्यभार है वो मंत्रिपरिषद में निहित है। वैसे तो राष्ट्रपति नाम मात्र का भी है लेकिन उसकी भी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। हमारे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और प्रत्येक राज्य में विधानसभा और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक ऊपरी सदन जिसे विधान परिषद कहते हैं। जैसे राज्यसभा के बड़े सदन में राज्यसभा होता है उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद होता है और प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती हैं। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्य का कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी मंत्रिपरिषद की, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल को कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद में राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह संविधान के 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायकों के बीच विधायी शक्तियाँ का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहीन हैं और केंद्रीय प्रशासित भूभाग को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। मतलब संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य के कार्यों के बीच की जो शक्तियां हैं उसको वितरित किया गया है और उस शक्तियां संसद में विहीन है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहला भाग संघ और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 1 से 4 भाग 1 में दूसरे में नागरिकता है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशकत्व है, मूल कर्तव्य है, संघ है, राज्य है, ऐसे तो सब करके है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। इसके भी कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की
तथा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन का भारत भेजा और जिसमें 3 मंत्री थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिए। 1945 में ब्रिटेन में भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की और भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। और 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और 9 दिसंबर 1947 से प्रारंभ कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो राज्यों के संसद सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और कुल 114 दिन की बहस की और संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए। अंतिम दिन 284 सदस्य ने इस पर हस्ताक्षर कर संविधान सभा में 166 दिन की बैठक की गई और इस बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम भारत के संविधान से सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारत के लगभग 250 अनुच्छेद इस नियम से ही लिए गए हैं। वर्तमान समय में भारत संविधान के लिखित भाग, एक उद्देशिका, 448 अनुच्छेद और 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और इसमें सब कुछ है और 104 संशोधन है। अब तक 124 संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिसमें 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम के रूप ले चुके हैं। 124वां संशोधन विधेयक 9 जनवरी 1919 को संसद में अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्था में 8 अगस्त 2000 संसद में जीएसटी पारित कर 101 संविधान संशोधन किया गया। भारत में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब जो संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, बट वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। भारत के पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुच्छेद में अनुच्छेद 59, 65 और 75, 6, 97, 125, 148 आर्टिकल के मुक्त पदाधिकारियों द्वारा
वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन के बारे में, भाग क में लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद और सभापति उपसभा के वेतन भत्ते के बारे में, भाग ग में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। भाग घ में भारत के नियंत्रक, महालेखा और परीक्षक के बारे में वेतन है। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 75, 4, 99, 124, 148, 2 व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों आदि को शपथ किए जाने वाली प्रारूप के बारे में। तो पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के वर्णन के बारे में, दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में, तीसरी अनुसूची में जो व्यवस्थापिका के सदस्य जैसे मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के शपथ के बारे में प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यों के स्थान और आवंटन, राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपलब्ध है। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सातवीं अनुसूची जो विषयों के वितरण से संबंधित है। भारत में 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भारत के भाषाओं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियम और विधिमानकरण किया गया और पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 102 और 191 में दल परिवर्तन संबंधी उपबंध और परिवर्तन के आधार पर 92वें संविधान संशोधन 1985 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित है। यह अनुसूची संविधान संशोधन में 73वें संविधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं के वर्णन किया गया और यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अपने भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के बारे में कुछ विशेषताएं। प्रारूप समिति सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के संघात्मक संविधान माना जाता है, परंतु विद्वानों में मतभेद है कि अमेरिकी विद्वानों ने छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं। हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय पी कन्नदासन वाद ने इस पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं और उसके अर्थ के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, जैसे संप्रभुता भारतीय संविधान में संप्रभुता संपन्न समाजवादी पर निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च अर्थात स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति में सत्य के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त और संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है।
यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है और यह सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द 1974 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करता है। इसमें जाति, लिंग, नस्ल अथवा धर्म भेद और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। भारत में एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल अपनाया गया है। सरकार में समाजवाद का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानून जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम और समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाए गए हैं। तीसरा अर्थ है पंथनिरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्ष मतलब जिसमें कोई भी धर्म के जाति का भेदभाव न किया जाए। मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सभी धर्मों को समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत में कोई अधार्मिक धर्म नहीं है। यह न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही किसी से भेदभाव करता है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप में सम्मान करता है और एक समान व्यवहार करता है और हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म की उपासना और पालन प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिक चाहे उसकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की नज़र में एक बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को भी धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक शब्द भारत में एक स्वतंत्र देश है। किसी भी जगह से वोट देने की आज़ादी संसद के अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई हैं। अस्थायी निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवार के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा यह निश्चित नहीं है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के गणराज्य है। राजशाही, जिसे राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर एक जीवन भर और पद त्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, इसके विपरीत यह एक गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रभुत्व एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक, हमारा संविधान जो है लोकतांत्रिक संविधान है, जहाँ पर ये स्वतंत्र है और आज़ाद है और यहाँ पे चुनाव आयोग द्वारा जनता द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कराने का जिम्मेदारी सौंपा गया है। शक्ति विभाजन भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण राज्य और शक्ति केंद्रीय। हमारे संविधान में राज्य की शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित है। केंद्र सरकार की शक्तियाँ और राज्य सरकार की शक्तियाँ विभाजित हैं। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती हैं, वे संविधान में उत्पन्न और नियंत्रित होती हैं। अर्थात हमारे संविधान की जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं और एक दूसरे में बटी हुई हैं। कोई भी एक दूसरे के संविधान से हस्तक्षेप नहीं करता, एक दूसरे में अधिकार शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
और राज्य की शक्तियाँ केंद्र की शक्तियों के अधीन है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में उपबंध संघ और राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होता है। केंद्र तथा राज्य शक्तियाँ विभाजन करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं। अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241। अनुच्छेद भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्य के केंद्र के मध्य के वैधानिक से। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची, राज्यों में संसद, ये सब शक्तियाँ हैं। भारतीय संविधान की कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी। यह संघ राज्यों पर परस्पर समझौते से नहीं बना है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते। केवल एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होगा। मतलब हमारे संघ राज्य नंबर 1, हमारा संविधान राज्यों पर परस्पर समझौते से नहीं बना है। मतलब वो केंद्र द्वारा बनाया गया है। और राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते। जैसे हमारा जो संविधान है वो सभी राज्यों और पर लागू होता है, किसी खास विशेष राज्य पर लागू नहीं होगा। और न ही राज्य अपना अलग से कोई संविधान बना सकता है। केवल एक ही संवैधानिक केंद्र तथा राज्य और केंद्र दोनों पर लागू होंगे। भारत में द्वैत नागरिकता नहीं है कि राज्य का अलग नागरिकता हो और केंद्र का अलग। भारत में केवल एकल नागरिकता है। और जबकि अमेरिका का जो संविधान है वहाँ पर 2 नागरिकता है, और वह राज्य के संविधान अलग है और केंद्र का अलग है। और वहाँ पर द्वैध नागरिकता है अमेरिका में। और भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध अनुच्छेद 352 के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति को पृथक कर समाप्त हो जाएगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जाएगा। इसी स्थिति में केंद्र राज्य पर पूर्ण संप्रभुत्व हो जाता है। अगर आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 352 के तहत राज्य केंद्र शक्ति की पृथकीकरण समाप्त हो जाता है और वहाँ पर एकात्मक संविधान बन जाएगा। और इस स्थिति में केंद्र राज्य पर पूर्ण संप्रभुत्व हो जाता है। मतलब राज्यों की शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उस पर केंद्र का शक्ति लागू होता है। 5 राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तन कर सकता है बिना राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 3, राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है, केंद्र शक्ति को पुनर्निर्मित कर सकती है। 7वें अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ संघीय सरकार, संघीय राज्य सरकार और समवर्ती सूची इसके विपरीत है। संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इस सूची में केवल संसद का अधिकार है। राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण है। इसमें 5 विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकती। अनुच्छेद 249, राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित हेतु यह आवश्यक है 2/3 बहुमत से, किंतु यह बंधन मात्र 1 वर्ष से हेतु लागू होगा। अनुच्छेद 250, राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्यों की सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः मिल जाता है। अनुच्छेद 252, 2 या अधिक राज्यों के विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्यसभा को यह अधिकार दे सकती है, केवल संबंधित राज्यों पर। अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 155, राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से ही होती है। इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण होता है और इस दशा में केंद्र राज्यों पर धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है। प्रशासनिक निर्देश केंद्र राज्यों को राज्य की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाए के बारे में निर्देश दे सकता है। यह निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं। राज्य इसका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन नियमों का पालन न करे तो राज्य पर संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में 12 में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान हैं कि ये सेवक नियुक्तियां और प्रशिक्षण और अनुशासनात्मक सनात्मक क्षेत्रों में पूर्तक केंद्र के अधीन, जबकि ये सेवा राज्य में देते हैं। राज्य सरकारों को इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका राज्यों में कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका शक्तियों को प्रभावी नहीं हो सकती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र और एकता इकट्ठा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित्र मार्ग सिर्फ 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आसमर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना को अमुक भी कहते हैं। के.एम. मुंशी की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया। के.एम. मुंशी ने इस प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस संविधान में समाजवादी पंथ और अखंडता शब्द जोड़े गए। ओके, उसके बाद हम लोग भारत भाग 3 और 4 के बारे में चर्चा करेंगे अलग से। अब इसी के क्रम में हम भाग पूरा पढ़ते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।